हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का क्लास 10th फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट वी आर गोइंग टू कंप्लीट इन दिस लेसन। ओके, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम एंड इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं उसके तहत आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको आज इस लेसन में बताने वाली हूँ। सो डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ पोएम ऑफ 8 लाइन। ओके, इसमें 8 लाइन्स हैं, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोइट। लाइफ स्पैन इज़ 1874, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का बॉर्न है एंड 1963 इनका डिमाइस है। ओके, अब ये पोएम इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपके बात बनती है डस्ट ऑफ स्नो में, जैसे कि टाइटल है इसका, जैसे डस्ट होता है मोस्टली धूल जो कि मिट्टी की होती है ना ऐसे, पर यहाँ है डस्ट किस चीज़ का है, स्नो का, स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो एक्चुअली। और ये जो है ना डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। नेचर किस तरह से एक हैप्पीनेस हमको देती है वो सिंबल है डस्ट ऑफ स्नो। ओके, अब ये जो पोयम है आपकी, इसमें बात कर रहे हैं पोइट अबाउट विंट्री डे एंड सिंपली एक नेचुरल हैपनिंग्स होता है और किस तरह से द फुल्ली नेचर जो है किसी भी व्यक्ति को किस तरह से उसके माइंड को हैप्पी कर देता है, वो बात यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, सो व्हेन द पोएम इज स्टार्टिंग पोएट इज इन सैड मूड। ये भी क्वेश्चन बनता है भी, स्टार्टिंग में पोएट कैसे हैं और बाद में कैसे हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे इस पोएम का आज लाइन टू लाइन मीनिंग, वर्ड टू वर्ड मीनिंग, सिम्बॉलिक मीनिंग, फिगर ऑफ स्पीच, राइमिंग स्कीम and important words and their meaning. Okay, so this poem is very important. Again, let's start. Dust of snow, the टाइटल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि डस्ट ऑफ स्नो में एक मेटाफर है, कंपैरिजन है, बताया गया है। ठीक है, डस्ट जो कि मिट्टी की होती है, पर यह स्नो को बता रहे हैं, स्नो रूपी स्मॉल पार्टिकल्स को डस्ट के रूप में बताया है, जो कि सिंबल है नेचुरल हैपनिंग्स का, नेचुरल हैप्पीनेस, जॉय का, एनर्जी का, जिससे खुशी हो जाता है व्यक्ति। तो इस डस्ट ऑफ स्नो से पोइट हो जाते हैं हैप्पी। ओके, यही बताना चाह रहे हैं, दैट इज़ वाई दिस इज़ द टाइटल। अगर आपने टाइटल को समझ लिया तो आपको काफ़ी कंटेंट ईजिली समझ में आ जाता है। सो नेक्स्ट इज द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। द वे, जिस तरह से, द फर्स्ट स्टेंजा 4 लाइन स्टेंजा, पोएट इज सेइंग द पोएट इज इन अनहैप्पी स्टेट, सैड स्टेट, is not happy and in very dejection depression mode. Okay, in very gloom. So कह रहे हैं the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. एक तरीका, द वे, जिस तरह से एक क्रो ने मुझ शूक डाउन, शूक कर दिया, शेक मतलब झटकार दिया, डाउन नीचे की ओर, मुझ पर, ऑन मी मुझ पर क्या, द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो के छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स। एक विंट्री है, विंट्री टाइम है, विंट्री डे है, सर्दी का सीज़न है, ढेर सारा बर्फ़ ही बर्फ़ है। ठीक है, स्नोफॉल हो रहा है, तो उस क्रो के ऊपर भी स्नोफॉल है। तो जब उसने अपनी बॉडी को शेक किया, ट्री पर बैठा था वो, हेमलॉक ट्री पर। ओके, और पोइट वॉज अंडर दैट ट्री, पोइट उस ट्री के नीचे खड़े थे। तो उनके ऊपर जब वो स्नो का डस्ट गिरता है तो क्या होता है ये बताया उन्होंने। देन होता क्या है, तो क्योंकि पोइट यहाँ सिंबॉलिक मीनिंग बता रही हूँ मैं, बिकॉज पोइट यहाँ अनहैप्पी हैं, तभी उन्होंने ऐसे बर्ड्स, क्रो को यूज़ किया। अरे इतने सुंदर बर्ड्स होते हैं, पीकॉक, पिजन, डक, नहीं, पर उन्होंने यूज़ किया है क्रो को टू शो हिज अनहैप्पीनेस। ओके, इतने सारे ट्री होते हैं, हेमलॉक ट्री यूज़ कर रहे हैं। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है, धतूरे का पौधा जिसको कहते हैं हिंदी में, तो वो है ये। तो स्टूडेंट, ये क्या है, ये सिंबॉलिक मीनिंग में बताना चाह रहे हैं कि अनहैप्पीनेस चारों तरफ से सराउंडिंग में इनको सैडनेस ने घेरा हुआ है। ओके, वो एक डिजेक्टेड मूड में है, सैड मोड में है। सो द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। किस तरह से जब एक क्रो ने मुझ पर एक डस्ट ऑफ स्नो को झटकारा है एक हेमलॉक ट्री से, जब ये हुआ तो उसका असर क्या हुआ, वी विल सी इन द नेक्स्ट स्टेंजा। ओके, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। कि जब स्नो मेरे ऊपर आता है, जब एक क्रो मेरे ऊपर स्नो को शूक करता है फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, देन हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरा तो हार्ट ही ले लिया, मेरा पूरा हार्ट, मेरा दिल, मेरे अंदर की चेतना को जागृत कर दिया। अ चेंज ऑफ मूड, फुल मूड, स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो गया।
एंड सेव सम पार्ट, क्योंकि जब भी यहाँ ये पोइट रुके हुए हैं उस पेड़ के नीचे खड़े हैं सैड अवस्था में, तब तक उन्होंने अपना दिन बर्बाद किया है दुखी रहने में। तो अब जो बचा हुआ दिन है उसके बारे में कह रहे हैं कि वो हिस्सा, दैट पार्ट सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, मेरे दिन का कुछ हिस्सा जो मैंने जो मैं र्यूड करने वाला था, रिग्रेट में बिता देता, दुखी मूड में, वो बचा लिया है। ओनली दिस इज़ द पोएम स्टूडेंट। इस 8 लाइन की पोएम में यही बताया है पोइट ने। और स्पेशली पावर ऑफ नेचर्स की जो कैपेसिटी होती है ना ट्रांसफॉर्मेशन की, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मूड, किस तरह से फुल माइंड चेंज कर दिया। हम खुद देखते हैं, अगर हम अपने सराउंडिंग में देखें तो समर सीज़न में जब चिलचिलाती गर्मी पड़ती है तो कैसी माइंड स्टेट होती है, और वहीं अगर अच्छी सी बारिश की फुहार आ जाए तो कितना अच्छा माइंड हो जाता है। वही पॉइंट है यहाँ पर। हम लोग ट्री के नीचे हैं, लेकिन जब इनके ऊपर एक डस्ट की बारिश होती है ना, जब वो क्रो झटकार देता है, तब एकदम इनका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है। दिस इज़ द पावर ऑफ नेचर। ओके, सिंबॉलिक मीनिंग इसमें यही है, नेचर की जो पावर है उस पर पोइट ने फोकस किया है। एक सिंपल सा नेचुरल हैपनिंग होता है और फुल माइंड उनका चेंज हो जाता है। स्टूडेंट, इसमें आपको सिंबॉलिज्म काफ़ी मिल जाएगा। क्रो एंड डस्ट ऑफ स्नो, ये सब सिंबल है। हेमलॉक ट्री ऑल्सो द सिंबल ऑफ इनऑस्पिशियस थिंग्स। तो दिस इज़ द meaning word to word. Students, now we will see the figure of speech in this lesson. Okay, so first we see the rhyming scheme. Okay, crow, me, snow and tree. crow a मिल जाएगा, snow को a मिल जाएगा, me को b मिल जाएगा एंड tree को b मिल जाएगा, क्योंकि राइम करते इस शब्द को हम लोग एक एक लेटर देते हैं। ओके, तो इस तरह से जब इसको कैच ऐसे करते हैं राइमिंग स्कीम पर, लिखते हुए इस तरह से हैं ए बी। ओके, वर्टिकली नहीं लिखते हैं, हॉरिजॉन्टली। और देन हार्ट, मूड, पार्ट एंड र्यूड। हार्ट को हम लोग सी दे देंगे, देन मूड का डी हो जाएगा, पार्ट का सी अगेन एंड र्यूड का डी। सो द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम इज़ ए बी सी डी। डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे यहाँ से आते हैं कि राइमिंग स्कीम क्या है इस पोएम की। तो डस्ट ऑफ स्नो में आप देख लीजिए ए बी एंड सी डी। नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं। पोएम के जो टाइटल में ही कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो वो है आपका मेटाफर है। सिंबॉलिज्म इज ऑल्सो देयर। तो मेटाफर क्या है, डस्ट जो कि सॉइल का होता है वो स्नो का बताया गया है। ठीक है, स्नो को मेटाफर किया गया है यहाँ पर डस्ट से। ठीक है, स्नो को डस्ट से कंपेयर करके डस्ट ऑफ स्नो बताया गया है। ये आपका हो जाएगा। एंड अगेन ये आपका सिंबॉलिज्म भी है। तो किस चीज़ का सिंबल है ये स्टूडेंट? ये सिंबल है नेचुरल हैप्पीनेस का। किस तरह से एक जब डस्ट रूपी स्नो गिरती है तो कैसे इंसान खुश हो गए, वो नेचुरल जॉय एनर्जी उनमें आ जाती है। नाउ नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एलिट्रेशन, the most important and very easy find in every poem. Alliteration, when in a single line 2 or more words start with the same letter, that is alliteration. For example, in this poem देखिए, has, heart, H से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों वर्ड एक ही लाइन में, that is alliteration. Saved some, this is also alliteration. Okay, next is symbolism. Next figure of speech is symbolism. जैसे कि टाइटल में तो मैंने बता ही दिया, उसके अलावा सिम्बोलिज्म आपका कहाँ है। देखिए, क्रो, हेमलॉक ट्री एंड डस्ट ऑफ स्नो। क्रो आपका सिंबल है, क्रो एंड हेमलॉक ट्री आपके सिंबल हैं। जैसे कि इनको अशुभ माना जाता है ना क्रो को। एंड डिप्रेशन, ग्लूम, इनऑस्पिशियस थिंग, अशुभ। ओके, डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ सिंबल ऑफ नेचुरल हैप्पीनेस, बता ही चुकी हूँ मैं। तो ये सिंबोलिज्म हो गया आपका। एंड वाई पोइट इज़ यूजिंग दिस, अगर मैंने बताया भी काफ़ी कुछ वो अच्छे यूज़ कर सकते थे, टू शो हिज अनहैप्पीनेस, दैट अनहैप्पी एटमोसफियर एट दैट टाइम। इस स्टैंजा में वो अनहैप्पी है तो वो ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, ओके। नहीं तो अभी बर्फ़ गिरी तो वो खुश हो गए, चलो हमें समझ में आ गया, लेकिन वो थे तो ऐसे ना, ऐसे फीलिंग्स थी उनके आसपास, ये बात है। नेक्स्ट आपका है इन्वर्जन। इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच नया है, इसको ध्यान से सुनिए, समझिए कि क्या होता है। पोएम की
स्टेंजा की लाइनों में एक रिदम बनाए रखने के लिए, रिदम बनाने के लिए पोइट क्या करते हैं, सेंटेंस की वर्ड्स को यहाँ से वहाँ कर देते हैं। मीनिंग चेंज नहीं होता है, लेकिन वर्ड थोड़े पार्ट्स ऑफ स्पीच जो एक स्ट्रक्चर होता है ना ग्रामर का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, उस टाइप का जो एक स्ट्रक्चर होता है ना सेंटेंस का, उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं टू मेंटेन द रिदम और राइम इन द पोएम। ये इन्वर्जन होता है और ये इन्वर्जन हमको देखने को मिला है स्टेंजा 1 में। ठीक है, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री, इसमें आपको इन्वर्जन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा एंजम्मेंट। एंजम्मेंट फिगर ऑफ स्पीच स्टूडेंट, व्हेन अ सेंटेंस इज कंटिन्यू एंड लाइन इज ब्रेक। ओके, सेंटेंस यहाँ से लेकर आप देखिए पूरा यहाँ तक कंटिन्यू है, कोई भी यहाँ पंक्चुएशन वर्ड नहीं आया है पूरे ही लाइनों के बाद में, सीधे लास्ट में आपको एक फुल स्टॉप मिलता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है, बाकी लाइन आपकी ब्रेक हो गई हैं, दैट इज़ एंजम्मेंट। ओके, नेक्स्ट इज साइनिक डॉग, अगेन सम न्यू फिगर ऑफ स्पीच हियर। साइनिक डॉग फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि ये यूज़ एक वर्ड को यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट वन थिंग विद द हेल्प ऑफ एन एंटायरली डिफरेंट वन। अब यहाँ पर कैसे एक किसी बड़ी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन एक शब्द बोल रहे हैं उसी से रिलेटेड, और पूरा की पूरी वो बड़ी चीज़ जो है क्लियर हो जा रही है माइंड में। जैसे कि यहाँ कह रहे हैं हैज़ गिवन माई हार्ट, क्या सिर्फ इनका दिल ही जीता था? नहीं, इनकी पूरी बॉडी को, इनकी बॉडी माइंड सोल को अलाइव कर दिया था उस चीज़ ने, उस डस्ट ने, उस डस्ट के गिरने ने। तो ये हार्ट क्या है, ये पॉइंट को ही यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। एक वन थिंग यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए होल को। डू यू लाइक माई न्यू व्हील्स, लाइक कार के लिए बोल रहे हैं, कार खड़ी है बाहर, ऐसे बोलते हैं डू यू लाइक माई न्यू व्हील्स, ऐसे, तो क्या तुमको मेरे नए व्हील्स पसंद आए, लाइक, तो व्हील्स क्या, कार के बारे में बोल रहे हैं। ये है आपका साइनिक डॉग फिगर ऑफ स्पीच। देन एसोनेंस। एसोनेंस स्टूडेंट क्या हो जाता है, व्हेन अ वर्बल साउंड रिपीटेड इन अ लाइन, एक वर्बल साउंड AEIOU का साउंड रिपीट हो रहा है, लेटर नहीं साउंड रिपीट हो रहा है एक ही लाइन में, कहीं भी आगे पीछे, मिड में, स्टार्टिंग में, एंड में, सो दिस इज एसोनेंस। ओ साउंड इज रिपीटिंग हियर, shook down on me, this is assonance figure of speech example. Okay, नेक्स्ट इज इमेजिनेशन। जैसा कि विंट्री डे है, किस तरह से पूरा डस्ट ऑफ स्नो है, पूरा बर्फ़ के सफ़ेदी की चादर पूरे में फैली हुई है, तो पूरे आपके माइंड में एक इमेजिनेशन फिगर ऑफ इमेजिनेशन भी क्रिएट होता है, दैट इज़ इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच। ओके स्टूडेंट्स, तो सेटिंग है इस पोएम की विंट्री। हमने कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच देखे, एलिट्रेशन, सिम्बोलिज्म, इन्वर्जन, एंजम्मेंट, मेटाफर, साइनिक डॉग, एसोनेंस एंड imaginary. Rhyming scheme also we have cleared here. Robert Frost is the poet. Robert Frost अमेरिकन पोइट है, 4 टाइम पुलित्ज़र प्राइज़ इनको मिला है और इनका फुल नेम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो जो हमने आज पोएम कंप्लीट करी। आई होप बहुत ही शॉर्ट वे में मैंने सब कुछ आपको नोट्स टू नोट्स क्लियर किया है, आपकी ये बहुत हेल्प करने वाली है, और जिनके लिए भी हेल्पफुल हो आप लोगों ने भी प्लीज़ ये शेयर ज़रूर करें। ओके, तैयारी करने वाले छात्र साथ ही साथ जो कि स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th का, वो भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहें, पॉजिटिव रहें, जय हिंद।